नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ अंजू सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। इस कार्यक्रम में हम खेती से जुड़े किसी खास मुद्दे पर विचार विमर्श करते हैं। खेतीबाड़ी में कीटों और खरपतवार की बड़ी समस्या रहती है। बरसात के मौसम में ये समस्या और भी बढ़ जाती है। इससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचता है। थोड़ी सी समझ और जानकारी इस नुकसान से आपको बचा सकती है। आज हम इसी नुकसान से बचने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श करेंगे। आज का विषय है खरीफ में कीट और खरपतवार प्रबंधन। इस पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय समेकित नाशजीवी प्रबंधन अनुसंधान में कार्यकारी निदेशक डॉक्टर देशबंधु आहूजा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर आहूजा। यहीं पर प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. तंवर जी भी मौजूद है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका तंवर साहब। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय के पूर्व निदेशक और प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर A.R. शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधान सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर राज सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आज के विषय पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। तो खरीफ में कीट और खरपतवार प्रबंधन पर विचार विमर्श शुरू करने से पहले देखते हैं रिपोर्ट। धान और कपास बड़े पैमाने पर बोई जाने वाली खरीफ फसलें हैं। बारिश होने की वजह से ये मौसम कीट और खरपतवार का खतरा साथ लाता है। जैसे धान में लगने वाली आम बीमारी पकाने है। इससे ग्रसित पौधा आम पौधे की तुलना में तेजी से बढ़ने लगता है। इसके अलावा धान में तना भेदक और पत्ती लपेटक जैसे कीट भी लगते हैं। कपास में अक्सर सफेद मक्खी का प्रकोप पाया जाता है। कभी कभी ये मक्खी पूरी की पूरी फसल को चट कर जाती है। इसी तरह अरहर में चित्तीदार फली छेदक और मूंगफली में दीमक, सफेद लट और अमेरिकन सुंडी जैसे कीट हमला बोलते हैं। जबकि मूंग और उड़द में 64 तरह के हानिकारक कीट लगने की संभावना रहती है, जिनमें चेंपा, फली छेदक, तना भेदक और पीला मोजैक प्रमुख हैं। कीट या बीमारी लगने पर किसान आमतौर पर कीटनाशक का ही छिड़काव करते हैं। इसके कई नुकसान होते हैं। अव्वल तो ये कि इनसे फसल की लागत बढ़ जाती है और दूसरे मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, जिसका असर उसकी उपज पर भी पड़ता है। इसके अलावा फसलों में रसायन घुल जाते हैं जो मानव शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। साथ ही जहरीले रसायन दुश्मन कीटों के साथ साथ फसलों के लिए लाभदायक मित्र कीटों को भी मार डालते हैं। तो भी हमने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में हमने बताया भी कि खास तौर पर धान की अगर बात करें तो इस सीजन में धान की सबसे ज्यादा फसल ली जाती है किसानों की तरफ से। और इसमें बीमारियां भी, क्योंकि मानसून के साथ बीमारियां भी हमारी फसलों को चपेट में लेना शुरू कर देती हैं। ऐसे में किसानों को जागरूक रहने की बहुत जरूरत है और साथ ही इनका कैसे प्रबंध किया जाए, प्रबंधन कैसे किया जाए, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर तंवर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी हम कुछ बीमारियों का और कीटों का भी हमने अभी जिक्र किया इस रिपोर्ट में। तो खास तौर पर अगर हम बात करें तो इस सीजन में कौन कौन सी समस्या हमें देखने को मिलती है धान में, क्योंकि धान इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण फसल है जो किसान जिस पर लगे हुए हैं। इसमें जो सबसे कीटों की समस्या है इस टाइम, एक तो हमारे यहाँ जो तना बेदक जो सबसे सीरियस प्रॉब्लम होती है, दूसरा पत्ती लपेटक होती है। ये दो मेन प्रॉब्लम है जो इंसेक्ट की जो करती है। और इसके जब हम उसकी बात करें तो इसका सबसे पहले जाने क्यों होता है, क्यों इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों होती है। सबसे पहला रीज़न इसका क्या है, हमारे जो किसान भाई जो अपने हिसाब से ज़्यादा फर्टाइजर नाइट्रोजन की डोज ज़्यादा डालते हैं। और ये देखा गया है किसी भी फसल में हमारे इसके अलावा भी जिसमें आप नाइट्रोजन की डोज ज़्यादा डालते हो तो वहीं पे आपके कीड़े बीमारियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वही समस्या हमारे इसमें धान में भी है। और दूसरा ये कि जो किसान लोग जो हमारे यहाँ सबसे पहले जितने कीड़े बीमारियाँ लगती है उसमें हमने जो आर्थिक क्षति स्तर ETL जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, वो तय किया हुआ है। लेकिन किसान भाई क्या जैसे ही कोई बीमारी या कीड़ा आता है उससे इतना घबरा जाता है, वो सीधी दवाई पे आ जाता है, जबकि दवाई की इसमें जरूरत इतनी जल्दी नहीं पड़ती। जी बिल्कुल। तना भेदक की अगर हम बात करें तो काफी आगे जाके स्टेज में ये पता चलती है जब हम काफी देर से। तो इसके लिए ये बताएं कि हमारे किसानों को इस समय क्या करना चाहिए कि आगे ये समस्या ना हो, क्योंकि रुपाई तो लगभग पूरी हो चुकी है। देखिए इस टाइम अभी रुपाई पूरी नहीं हुई। जैसे आप स्पेशली हमारा बासमती राइस की बात करें, चल रही है, काफ़ी हद तक हो चुकी है, काफ़ी चल रहा है। तो इसमें खास देने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जब आप रोपाई कर रहे हो और जिस एरिया में तनाबेदक ज़्यादा हो तो वहाँ पे देख लीजिए उसका जो क्लिपिंग ऑफ द लीव, जो ऊपर से पत्ती जो है ना
आदि काट दे, ताकि उसमें जो अंडों का प्रकोप होता है वो हम हटा सकते हैं। सबसे जरूरी तो ये है। दूसरा ये कि हम जो जैसे 15 दिन के बाद जैसे फसल आ जाती है, उसमें निगरानी बहुत जरूरी है। निगरानी का सबसे पहले ये देखा जाए कि यदि आपका इन्फेस्टेशन है, उसका प्रकोप 8% से कम हो तो आपको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई कोई दवाई की जरूरत नहीं है। ऐसी आपका जो हमारा पत्ती लपेटक आता है, उसमें भी हम ये चीज़ देखते हैं कि किसान भाई घबरा जाते हैं। जबकि पत्ती लपेटक में यदि आपका 20% इन्फेस्टेशन, 20% काफ़ी ज़्यादा होता है, उस तक आप कोई भी दवाई नहीं डाले तो पौधा अपने आप ही इसको कंट्रोल कर सकता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, जब आप दवाई डालते हैं तो हमारे मित्र कीट इतने ज़्यादा होते हैं जो इसको पूरा कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल, मित्र कीट पर मैं आगे आऊँगी, लेकिन अब जैसे कि आपने अभी धान की बात की है, हमने शुरुआत भी धान से, क्योंकि इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण समय है और किसान पूरी तरीके से जुटे हुए हैं धान की फसल में। तो मैं अब जानना चाहूँगी डॉक्टर शर्मा आपसे कि ये तो बात रही कीट की, अभी हमने तना भेदक की बात की और बकारनी वगैरह की भी समस्या आती है, उस पर भी हम आगे पहुँचेंगे, जो समस्याएँ रहती हैं इस फसल की। लेकिन खरपतवार की अगर हम बात कर ले तो इसका नियंत्रण किस तरीके से करें, और इस मौसम में ज़्यादा भी पनपती है और कई बार होता ये है कि ये इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो हमारी प्रमुख फसल है उस पर इसका बहुत ज़्यादा विपरीत असर पड़ता है। खरीफ की जो फसलें हैं उनकी बिजाई भी काफ़ी क्षेत्रों में हो चुकी है या चल रही है। तो इन फसलों के साथ साथ हमारे खेतों में बहुत सारे खरपतवार भी साथ साथ उगने लगते हैं और ऐसा देखा गया है कि खरीफ के मौसम में खरपतवार जो है वो ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा तीव्रता से उगते हैं और फसलों को भारी नुकसान पहुँचाते हैं। क्योंकि बरसात के मौसम में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, वातावरण में थोड़ी नमी ज़्यादा होती है और मिट्टी में भी काफ़ी नमी रहती है, इसलिए जो खरपतवार होते हैं वो ज़्यादा नुकसान फसलों को पहुंचाते हैं। मुख्यतः फसलों में जैसा हम देखते हैं कि 3 तरह के मुख्य खरपतवार होते हैं। एक तो होते हैं कि जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, जैसे जिनकी पत्तियाँ लंबी होती हैं और नुकीली होती हैं। जैसे ये आपने कुछ सैंपल भी रखे अपने पास, जी खेत से लेकर आए, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा इसे और अच्छे से दिखा दें हमारे दर्शकों को। और मैं ये थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि खरीफ की फसलों में जो प्रमुख खरपतवार है, ये सकरी पत्ती वाले ये खरपतवारों में एक खरपतवार है जिसको इकानोग्लो बोलते हैं, या देसी भाषा में इसको स्वांक या सवा बोलते हैं, और ये सभी खरीफ की फसलों में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसी तरह का एक दूसरा खरपतवार है जिसको इल्यूसिन बोलते हैं, ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये 2 प्रमुख खरपतवार हैं जो सकरी पत्ती वाले हैं। इसके साथ ही जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उसमें एक तो ये है जिसको इटसीट या साठी बोलते हैं, साठी, ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और धान की फसल में ज़्यादा धान की फसल में ये नहीं होता है, जो गैर धान वाली फसलें हैं, मक्का है, कपास है या तिलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें, उसमें ज़्यादा होता है। इसके साथ ही एक और खरपतवार है जिसको टोंडला बोलते हैं या अंग्रेज़ी में इसको डाइजीरा बोलते हैं। ये जो अमरंथस वाली फैमिली है उसको बिलोंग करता है। तो 2 मुख्य खरपतवार ये चौड़ी पत्ती वाले हैं, और एक जो तीसरा ग्रुप है खरपतवारों का उसको हम लोग साइप्रस या मोथा डीला बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक खरपतवार है और खरीफ के मौसम में ये फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, या बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ये जो खरीफ सीजन के जो खरपतवार हैं बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और इनका समय रहते प्रबंधन ना किया जाए तो फसलों को मतलब पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। जी, तो जैसा कि आपने बताया अभी कि कौन कौन से खरपतवार हैं, और आप खुद खेत से लेकर के भी आए हैं, दिखाया भी हमें कि चौड़ी पत्ती वाले कौन से, सकरी पत्ती वाले कौन से। हालांकि किसान तो ये जानते ही हैं कि कौन कौन से खरपतवार होते हैं, लेकिन अब हम आगे ये भी समझेंगे कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, यानी ये खरपतवार आपकी मुख्य फसल को नुकसान ना पहुंचाए और सिर्फ खरपतवार ही ना दिखाई दे आपके खेत में। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पर मैं आगे विस्तार से बात करूंगी। अब मैं डॉक्टर सिंह आपसे समझना चाहूँगी कि खरपतवार अलग अलग हम अगर फसलों के अनुसार बात करें तो किस तरीके का नुकसान हो सकता है। आपने जैसा कि सही कहा, पहले मैं धान की बात करना चाहूँगा। धान हमारे देश की मुख्य फसल है और देश में ये लगभग 42 मिलियन हेक्टेयर में इसकी खेती होती है। जी। लेकिन इसकी जो पैदा है वो लगभग 105 मिलियन टन है और औसत उपज हमारे देश में लगभग 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अगर हम इसको दूसरे देशों से कंपेयर करें, जैसे चीन या जापान, तो उसमें इसकी औसत उपज लगभग 70 क्विंटल पर हेक्टेयर है, यानी कि 60 टन पर हेक्टेयर। ये हमारे देश में जो उपज का इतना अंतर है, इतनी कम है, इसके बहुत कारण हैं, जिनमें से खरपतवार भी एक प्रमुख कारण है। खरपतवार फसलों के साथ
अनेक प्रकार से प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे नमी के लिए, पोषक तत्वों के लिए, स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर जो हम खेत में खाद और पानी देते हैं अपने फसल के पौधों के लिए, चूस जाते हैं सब। उसका ज़्यादातर हिस्सा जो खरपतवार ले लेते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि फसल के पौधों की बढ़वार अच्छी नहीं हो पाती और हमारी पैदावार कम होती है। अगर हम देखते हैं कि इससे कितना नुकसान होता है, धान में जो ट्रांसप्लांटेड धान है, यानी कि जो पौध लगाने वाला धान है और जो सीधा बुआई करने वाला धान है, इनमें अगर हम एवरेज देखें तो 20 से 60% तक जो है ये खरपतवार से नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार अन्य फसलें जो अभी खरीफ सीजन में, जैसे मक्का बहुत प्रमुख फसल है, मक्का में भी अनेक प्रकार के खरपतवार पैदा होते हैं। जैसे अभी शर्मा जी ने बताया था मोथा के बारे में, मोथा मक्का में बहुत नुकसान करता है। ये जो डाइजेरा जो बताया था, ये भी बहुत नुकसान करता है। ये मक्के में भी आता है। ये मक्के में आता है। और जो आप अभी प्रमुख रूप से बता रहे थे, ये साठी, ये इसका भी मक्का में बहुत प्रकोप होता है। ये मक्का की फसल के साथ जो बहुत कम्पीट करता है, प्रतिस्पर्धा करता है। यहाँ सबसे खास बातचीत जो इसके मोथे के बारे में, क्योंकि इसको नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है। जी, मैंने कहा कि जैसे बहुत तेजी से बढ़ जाता है मोथा। हाँ। तो इसमें जो और खरपतवार हैं, इनको तो हम काट के या कस्सी से या फावड़े से भी कम कर सकते हैं या उखाड़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या है। इसका जो नया पौधा है वो परकंद के द्वारा बनता है, ट्यूबर के द्वारा बनता है, और जो ट्यूबर जमीन में रहते हैं, अगर हम इसको ऊपर से काटते हैं तो फिर पौधा दूसरा बन जाता है। जितना काटेंगे उतना ही बढ़ता रहता हाँ, इसलिए इसको नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मक्का में भी जो खरपतवारों से प्रतिस्पर्धा के द्वारा लगभग 25 से 70% तक नुकसान। इसी तरीके से दलहन फसलों में, जैसा कि विदित है कि हमारे देश में दलहन फसलों का उत्पादन बहुत ही कम है, और औसत उपज भी लगभग 750 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो बहुत कम है। इसमें ज़्यादा, हालांकि एक ये भी प्रमुख कारण है कि हमारे देश में जो दलहन फसलों की जो खेती होती है वो जो कम उपजाऊ भूमि है उसमें होती है, और किसान दलहन फसलों की कम देखभाल करते हैं। उसमें से एक खरपतवार भी है, क्योंकि खरपतवार की हमको दलहन फसलों की बुआई के साथ ही उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। ये दलहन फसलों में भी प्रतिस्पर्धा कर लगभग 30 से 60% तक जो फसल में नुकसान पहुंचा देते हैं। 30 से 60% तक नुकसान हो जाता है। जी बिल्कुल। और दलहन की अगर हम बात करें तो अब सरकार भी इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जो किसान है उनका रुझान भी दलहन की तरफ बढ़ा है, लेकिन जो समस्याएं हैं उन्हें भी आप समझें, उनका निवारण करें ताकि और ज़्यादा उपज हो। मैं डॉक्टर आहूजा आपके पास आना चाहूँगी, और क्योंकि अभी तो हमने बात की प्रमुख तौर पर, मैं धान पर अभी चर्चा की, लेकिन बागवानी की अगर हम बात करें तो ये भी हमारी जो भारतीय कृषि है उसका भिन्न अंग है। तो अभी जो सीज़न है, खास तौर पर जो किसान नींबू वर्गीय बाग लगा रहे हैं या फिर जिनके पास नींबू वर्गीय फलों के बाग हैं, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे और उसमें कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, खास तौर पर अगर हम कीट की बात करें? तो ऐसा है कि जो नींबू वर्गीय फसलें हैं, ये बागवानी खेती है, इसमें बहुत सारे जातियाँ प्रजातियाँ हैं। तो मुख्य तौर पर जो इसमें नींबू वर्गीय में फसलों जो बागवान की बात करें तो इसमें किन्नू की खेती जो है पंजाब और हरियाणा में काफ़ी की जाती है और राजस्थान में की जाती है। इसके अलावा संतरे की खेती है जो कि हमारे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा की जाती है, और एक दूसरा टाइप का मैंड्रीन होता है जिसे खासी मैंड्रीन कहते हैं, उसकी खेती जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में की जाती है। और नींबू तो खासकर हर प्रदेश में थोड़ा बहुत या ज़्यादा उगाया जाता है। मौसमी भी है, इनमें नींबू वर्गीय जो बागवानी खेती है उसमें आता है। तो इन सब फसलों में जो बागवानी पेड़ों में है, नींबू वर्गीय जो पेड़ हैं, इनके अंदर जो प्रमुख कीड़ा है उसे हम सिट्रस छिल्ला कहते हैं। जी। और सिट्रस छिल्ला एक रस चूसने वाला कीड़ा है, और इसकी वजह से फसलों में जो काफ़ी नुकसान होता है। ये सिर्फ रस नहीं चूसता है, ये खासतौर पर रस चूसते हुए दूसरी बीमारी जिसे हम ग्रीनिंग डिजीज़ बोलते हैं, हरित डिजीज़ बोलते हैं, वो भी इसमें ट्रांसमिट करता है। तो ये दो प्रकार से समझिए कि जो है पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है। एक तो ये रस चूसता है और दूसरा जो है इसमें डिजीज फैलाता है। जी। और अन्य कौन कौन से इस समय के फल हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे, और कौन कौन से उनमें कीट लग सकते हैं? ज़्यादातर मुख्य जो फसल है, वैसे तो आम की जैसे बात करें, आम का जो फसल है अब तो कटने पे है, मगर फिर भी इसमें जो है फ्रूट फ्लाई का जो है फलों की जो मक्खी है, इसका प्रकोप बहुत हो जाता है।
और जो भी अभी अगर देखें तो गुजरात में काफ़ी फल कट चुके हैं, हार्वेस्टिंग हो चुके हैं, अल्फेंसो मैंगो है या दूसरे टाइप की प्रजाति अंतिम दौर में है अभी अंतिम दौर में है। मगर उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो अभी जो दूसरा फसल है, ये दूसरी प्रजाति हैं, उनका अभी पेड़ों पे लगे हुए हैं और इनसे जो है जो फल की मक्खी है इसका प्रकोप हो जाता है, जिससे बचाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो फल की मक्खी है उससे बचाने के लिए हमारे पास बहुत ही एक कारगर जो तरीका है वो है ट्रैप लगाने का है, जिसे हम मिथाइल यूजनोल ट्रैप कहते हैं। वो बाजार में बने बनाए भी मिलते हैं और किसान भाई अपने आप भी उसको बना सकते हैं। खुद कैसे बना सकते हैं इसके बारे में मिथाइल यूजनोल जो है बाजार में मिलता है, किसी भी कंपनी में काफ़ी मिलता है, तो इसको आप खरीद सकते हैं। और इसमें जो है 6-4-1 का रेशो रखते हैं। मिथाइल यूजनोल 6 और 4 अल्कोहल और 1 जो है इंसेक्टिसाइड कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि आप मेलाथियान है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जैसे आपकी जो मिनरल वाटर की बोतलें होती हैं बाज़ार में लोग खरीदते हैं, उसको फेंक देते हैं, इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल करने से क्या है, इसको बोतल है, जो बोतल का ऊपर का हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है, उस नीचे वाले हिस्से को काट के उसमें वापस उसमें लगा दिया जाता है। और ऊपर जो बोतल का जो इसमें से पानी निकालते हैं हम लोग, वो वाले सिरे में एक हम प्लाईवुड का एक टुकड़ा लेते हैं, जिसे 2 बाई 1 इंच का टुकड़ा ले लेते हैं। उस 2 बाई इंच के एक टुकड़े को हम जो भी मैंने रेशो बताई आपको, मिथाइल यूजनोल और अल्कोहल और मेलाथियान की, उस वाला जो सोल्यूशन बना के उसमें हम भिगो के रख लेते हैं। उसमें अगर थोड़े जो 2-4 घंटे उसमें भिगो के रख देते हैं तो उसमें वो जो ल्योर है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस लकड़ी के टुकड़े को आप बोतल में लटका दें किसी तार से, और इसको फिर जो बगीचे में है इसको 10 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप लटका सकते हैं। तो जो मक्खियाँ हैं इसमें दोनों अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित हो जाती हैं, और आप देखेंगे कि जितनी है इसमें आ जाएंगी, और आप इसको समय समय पर इसको अंदर इनको जो मक्खियाँ फंस जाती हैं इसके अंदर ट्रैप हो जाती हैं, उसको साफ़ कर देना चाहिए। साफ़ करने के बाद इसमें वापस 1 महीने के बाद अंतराल पे आप जो है दूसरा लेयर इसमें लगा सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ये है कि अगर शुरू में जैसे मक्खी का प्रकोप होता है तो उस समय आप नीम की जो आधारित दवाएं हैं उनका इस्तेमाल करें, तो इससे काफ़ी डॉक्टर तंवर, अभी तो हमने बात की फलों में किस तरह की समस्या हो सकती है, फल मक्खी का प्रकोप, और हम ये देखते हैं कि ख़ास तौर पर जो कपास की फसल है उसमें सफ़ेद मक्खी का खतरा भी बहुत बना रहता है। और हमने पीछे तो ये भी देखा कि पूरी की पूरी फसल जो है किसानों की ख़राब हो गई, सफ़ेद मक्खी चाट गई। तो अब ये बताएं कि क्योंकि ये कपास का भी समय है, तो उसमें सफ़ेद मक्खी का प्रकोप आगे ना हो, इसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए? इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि जो किसान भाई जो है इसकी निगरानी करते रहे। निगरानी में क्या है कि जैसे ही पॉपुलेशन अभी हल्की पॉपुलेशन आती है, जैसे अभी भी अब हमने खेतों में जाते हैं तो 1 या 2 मक्खियाँ, 1 या 2 वाइट फ्लाई नज़र आती है। इसमें अभी अर्ली स्टेज में हम जो नीम का ऑयल का होती है एज ए डायरेक्टिव मिलती है बाजार में 1500 ppm की, इसका छिड़काव कर सकते हैं इसमें। और जब भी छिड़काव करें इसमें ये जरूर ध्यान रखें, जैसे आपका जो है ना नीम का जो बनाते हैं एक्सट्रैक्ट पत्ती का, उसका नीम कर्नल सीड एक्सट्रैक्ट जिसको हम बोलते हैं, उसमें 5% बनाते हैं, 1% आपका नीम ऑयल मिल जाता है। इनमें से किसी में भी करें तो इसमें आप थोड़ा डिटर्जेंट जरूर मिला लें। डिटर्जेंट में क्योंकि इसके अंदर तेल होता है, जब आप इसको छिड़काव करते हैं तो तेल की उसमें नीचे गिर जाता है। जहां आपने इसमें थोड़ा 0.1% आपने ये कोई भी निरमा या मिला दिया तो उसके ऊपर फैल जाता है। तो ऐसे ही इसे हम 15-15 दिन के गैप पे हम 2 बार इसको स्प्रे करें। दूसरा ये कि स्टार्टिंग में 2 महीने तक हम केमिकल को अवॉइड करें। केमिकल अवॉइड करने से हमारे परजीवी चलिए, आपने केमिकल्स की बात की तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु है, क्योंकि अक्सर होता यह है कि जब इस तरह की समस्या आती है तो किसान सीधे रसायनों का इस्तेमाल करने लगता है। उसे लगता है कि इसी से ही निवारण हो जाएगा, इससे तुरंत फायदा होगा। लेकिन होता कई बार यह है कि लगातार इस तरीके के रसायनों के इस्तेमाल से जो कीट है उनमें भी प्रतिरोधक क्षमता सी पैदा हो जाती है और कुछ टाइम बाद वो असर भी नहीं होता उन पर। तो आखिर इसका निवारण क्या है? ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, कितनी उचित मात्रा में उन्हें रसायनों का इस्तेमाल करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें विचार विमर्श। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ,
किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। ब्रेक के बाद विचार विमर्श में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है खरीफ की फसलों में कीट और खरपतवार प्रबंधन। इसी पर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। कृषि वैज्ञानिक हैं जो कि बता रहे हैं कि कीट और खरपतवार प्रबंधन कैसे करें और कैसे इसकी पहचान की जाए ताकि सही समय पर हमारे जो किसान है इसका इलाज कर सके। जैसा कि हम ब्रेक से पहले लगातार चर्चा कर रहे थे, हमने कीट पर और खरपतवार पर भी बात की और अब आगे हम बात करेंगे कि रसायनों का किस तरीके इस्तेमाल हो, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। कीट और रोगनाशक कृषि लागत का महत्वपूर्ण घटक है। इनका प्रयोग फसल सुरक्षा और पैदावार बढ़ाने में किया जाता है। हमारे देश में कृषि उपयोग के लिए 248 पीड़कनाशी पंजीकृत हैं। इनमें से करीब 63 कीटनाशक, 40 कवकनाशक और 7 तरह के वृद्धिवर्धक अकेले सब्जियों के लिए हैं। हालांकि भारत में दूसरे देशों के मुकाबले कीटनाशकों का उपयोग अब भी कम है। इसके बावजूद हालात चिंताजनक बने हुए हैं। वैसे भी जिस तेजी से हमारे किसान रसायनों पर निर्भर हो रहे हैं, उससे आगे चलकर स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। हमारे वैज्ञानिकों और सरकार दोनों को हालात का अंदाजा है। यही वजह है कि समेकित नाशी जीव प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उपज और पौध सुरक्षा के लिए उन्नत विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रणाली में कीट और खरपतवार के जरिए होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने की कोशिश की जाती है। खास तौर से कीटनाशकों पर नियंत्रण और मित्र कीटों की सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र ने नाशी जीव प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की है। इसके अलावा मित्र कीटों की संख्या बढ़ाने के लिए किट तैयार की है, शत्रु कीटों के अंडों की सफाई के लिए उपकरण बनाए हैं और कीटनाशक सलाहकार नियुक्त किए हैं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ और मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले भी कहा कि जब इस तरह की समस्या आती है तो किसान सीधा आकर्षित होता है रसायनों की तरफ से, उसे लगता है कि तुरंत इससे असर हो जाएगा। लेकिन आप एक वैज्ञानिक के तौर पर क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह का इस्तेमाल हो, कितना इस्तेमाल हो और क्या आपकी तरफ से सलाह रहेगी इसको लेकर? मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी आपने चर्चा की है कि जो सफ़ेद मक्खी है कपास के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है, मौसम भी ऐसा है। इसमें मैं थोड़ी सी बात ये कहना चाहूँगी, जो हमारे विशेषज्ञ साथ में बैठे शर्मा जी हैं, दूसरे विशेषज्ञ भी हैं, तो जो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि ये जो है ज़्यादातर वीड से जो हमारे खरपतवार हैं इनके ऊपर पनपती रहती है और जैसे कपास की थोड़ी खेती बढ़ती है तो उस पर अटैक कर देती है। तो मैं दो साइंटिस्ट से अनुरोध करूंगा कि ऐसी दवाएं बताएं जिससे कि खरपतवार नियंत्रण भी हो जाए और सफ़ेद मक्खी का प्रकोप अपने आप ही कम हो जाएगा। जी, यानी 2 in 1 इलाज इसका आप चाहते हैं। जी, तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर बताएं कि क्या किया जाए और किसानों के लिए तो ये वाकई में बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। जिस भी फसल में ये खरपतवार होते हैं तो ये खरपतवार के पौधे जो हैं ये कीटों के लिए और जो बीमारियों के जो कीटाणु होते हैं उनके लिए आश्रय देते हैं और इसलिए कीटों की रोकथाम के लिए ये भी ज़रूरी है कि फसल को खरपतवारों से मुक्त रखा जाए। और खरपतवारों को रोकथाम के लिए बहुत सारी विधियां हैं और मैं तो किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि जो बीज से पैदा होने वाले खरपतवार हैं, जैसे हम इनकी चर्चा कर रहे थे कि ये कुछ घास कुल के खरपतवार हैं या जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, ये जो खरपतवार हैं ये बीजों से तैयार होते हैं। जी जी। और इनकी रोकथाम के लिए पहला सिद्धांत तो ये होना चाहिए कि इनको बीज बनने से पहले यानी फूल बनने की स्थिति तक ही इनको ख़त्म किया जाए। तो कैसे ख़त्म किया जाए? जो अप्रैल और मई के महीने में खरपतवार आते हैं उनको के उस मौसम में इस पे सफ़ेद मक्खी काफ़ी अटैक कर देती है और बाद में कपास की फसल पे आ जाती है। तो उसका नियंत्रण पहले किया जाए ताकि मतलब जो है ना वो बताइए थोड़ा इन किसान भाइयों को, तो उससे क्या है कि स्वतः सफ़ेद मक्खी का प्रकोप कम हो जाए।
देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, खरपतवारों की रोकथाम सिर्फ जब फसल खेत में होती है तभी नहीं करनी चाहिए, बल्कि खरपतवारों की रोकथाम पूरे सही बात, सही है, मतलब पूरे साल भर करनी चाहिए। इवन फसल लगाने से पहले भी अगर खेत में और खेत की मर्ज के या पानी की जो नालियाँ हैं उनमें खरपतवार हैं, उनको ख़त्म करना चाहिए। अगर किसान भाई इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो खेत में फिर खरपतवार वैसे ही कम आएंगे। और अगर 2-3 वर्षों तक का किसान भाई ऐसा कर लें कि खरपतवारों के बीज बनने से पहले इनको खत्म कर दें, तो अगले वर्ष समस्या आधी हो जाती है। तो करें कैसे इसे खत्म, क्या तरीका रहेगा इसके लिए? बहुत सारे शर्मा साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा। जी जी बताइए सर। आप यहाँ मैं कहना चाहूँगा मैडम, जैसा आपने शुरू में कहा था कि रसायनों का प्रयोग कैसे कम करें, ये हम लगातार कह रहे हैं कि कंट्रोल करें, कंट्रोल करें, तो लेकिन जैसे कि एक कहावत है 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर वीडिंग, जो शर्मा जी भी बता रहे थे कि हमको सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये कि बीज जो हम बोए वो साफ होना चाहिए, जो जिस जमीन में बीज बोए वो जमीन की अच्छी तैयारी होनी चाहिए। जो हम खाद डालें, किसान भाई साधारणतः क्या करते हैं, गोबर की खाद जो है वो कच्ची डाल देते हैं, और इससे भी तो और भी समस्या हो जाती है। उससे बहुत से खरपतवार के बीज चले जाते हैं खेत में और वो फिर उग आते हैं। इसके बाद अगर उग भी जाए तो जैसे कपास की बात चल रही थी, तो कपास में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए हम जनरली साधारणतः 2 तरह के खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं। एक तो वो खरपतवार नाशी जो उगने से पहले डालने चाहिए, उनको हम प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड कहते हैं। एक वो खरपतवार नाशी जो उगने के बाद डालते हैं, उनको पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड कहते हैं। तो कपास में कुछ प्री इमरजेंसी हर्बिसाइड्स हैं, खरपतवार नाशी हैं, जैसे पेंडीमिथालिन। पेंडीमिथालिन की जो बाजार में उपलब्ध मात्रा है उसकी लगभग 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर फसल की बुआई के 2-3 दिन बाद तक जो है उसकी स्प्रे कर देना चाहिए। शर्मा जी, इसमें थोड़ा सा मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि जो फसल जो वीड्स हैं कपास की खेती में होते हैं, उनकी चर्चा ना करके थोड़ा सा जो पहले वाले जो वो है उनका नियंत्रण करें। उनका नियंत्रण करने के लिए थोड़ा बताएं, क्योंकि मैंने देखा है आगे फिर आगे वो स्कोप नहीं रहता। जी, ये आपने डॉक्टर आहूजा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब हमारा खेत में कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो पहले से उगे रहते हैं, तो जब हम फसल की बुआई नहीं करते उससे पहले खेत में वास्तव में जो रोड साइड पे बुआई से करने से पहले खेत रोड साइड में जो होते हैं, एक हर्बिसाइड है खरपतवार नाशी जिसका नाम है ग्लाइफोसेट। यस, ग्लाइफोसेट किस समय इस्तेमाल करना चाहिए? ग्लाइफोसेट ये पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड है, और ये खेत में नहीं, आप बागान में, सड़क के किनारे, आपके आसपास जहाँ भी खरपतवार हो, और अगर खरपतवार की ऊंचाई 2 से 3 फीट तक भी हो, सभी तरह के खरपतवार, ये चाहे चौड़ी पत्ती वाला हो, नुगली पत्ती वाला हो या मोथा हो, किसी भी तरह का खरपतवार हो, उसको ये इसका स्प्रे कर दे। इसकी मात्रा है लगभग 2.5 से 3 लीटर मात्रा को 400 से 500 लीटर इसे पानी किस समय करना चाहिए? आपने इसको क्या बताया कि फसल होने के बाद, जब नहीं, ये फसल वाले खेत में नहीं, ये टोटल वीड किलर है। अगर आपने फसल के साथ रोड साइड डाल पे दिया तो ये फसल को भी मार देगा। अच्छा। ये खाली खेत में या खाली जगह या बागान के 2 लाइन के पंक्ति के बीच में इसका छिड़काव कर सकते हैं। असर रहता है। आप इसको फसल में अगर छिड़काव करना है, जो जिनमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी ज्यादा होती है, लेकिन उसमें किसान भाइयों को सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे स्प्रे मशीन के आगे हुड लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये खरपतवार नाशी फसल के पौधों पर ना पड़े। जी। तो इसको छिड़काव कर सकते हैं, नहीं तो इसको फसल के खेत में छिड़काव करने से बचना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें बिल्कुल सही बात की है, जो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई राज सिंह जी ने, कि जो हुड लगाना है इससे बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जैसे बताया कि बहुत असरदार होता है, तो ऐसा ना हो कि हमारे किसानों से कहीं चूक हो जाए और उनकी फसल को नुकसान हो जाए, तो इसके लिए बताइए क्या? इसमें मैं थोड़ा सी बात बताना चाहूँगा कि जो हमने बात की है अप्रैल और मई महीने में जो रोड साइड वीड्स हैं, जहाँ पे सफ़ेद मक्खी का जो जहाँ से शुरुआत होती है, तो वो वीड जो हटाने के लिए जो राज सिंह जी ने बताया है, बहुत अच्छा कारगर मेथड है ये, और अच्छा तरीका है। इससे सफ़ेद मक्खी का प्रकोप आने वाली फसल पे बहुत कम हो जाएगा। एक चीज़ मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूँ, इन्होंने ग्लाइफोसेट का नाम लिया। ग्लाइफोसेट बहुत अच्छा खरपतवार नाशी रसायन है, लेकिन उसका इस्तेमाल किसान भाई तभी करें जब खेत में फसल ना हो, क्योंकि ये टोटल वीड किलर है। ये हर तरह की जो हरी वनस्पति है उसको ख़त्म कर देता है। जैसे आप इस तरह के खरपतवार खेत में देख रहे हैं, इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो 4-5 दिन में ये पूरा उनको जला देता है।
लेकिन अगर इसके कुछ जो कण हैं स्प्रे करते हुए फसल पे पड़ जाएं तो फसल को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए किसान भाई उसको जो गैर फसलीय क्षेत्र है या फसल की बिजाई से पहले वाला जो समय होता है उसी में प्रयोग करें, और खड़ी फसल में अगर इसका प्रयोग करना है तो उसमें बहुत सावधानी की ये जरूरत कह है। सकते हैं कि जब हम अपने खेत की तैयारी कर रहे हैं फसलों की बिजाई से पहले, तो उससे पहले ये इसका इस्तेमाल करें ताकि आगे कोई चांस ही न रहे कि खरपतवार पैदा हो। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा मैडम, जैसे मैं बता रहा था कि ये खरपतवार जो मुख्ता है इसका नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका जो नया पौधा है वो ट्यूबर से बनता है। जी जी। इसके लिए अगर खाली खेत है, कैसे खत्म करेंगे? अगर खाली खेत है, खाली खेत के लिए ग्लाइफोसेट बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि ग्लाइफोसेट जो है वो ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड है। यानी ये पैदा होने से पहले ही? नहीं, पैदा होने के बाद में अगर खेत में खड़ा है, खेत खाली है और आपको बाद में 15 दिन बाद आप फसल की बुआई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप स्प्रे करेंगे तो ग्लाइफोसेट इसमें ट्रांसलोकेट होकर वो जड़ तक जाएगा, तो वो सबसे पहले इसके जो ट्यूबर थे उनको निष्क्रिय करता है। इसलिए ये पौधा, इसको कंट्रोल करने के लिए ग्लाइफोसेट बहुत प्रभावी है। लेकिन इसके अलावा कुछ अभी नए हर्बिसाइड्स भी आ गए हैं, जैसे मक्का में हेलोसल्फुरोन, वो इसी के लिए आया है, वो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। उसकी भी हम जो इसका छिड़काव है वो फसल उगने के 25 से 30 दिन बाद कर सकते हैं, वो भी इसके लिए बहुत प्रभावी है। तो यानी ये आपने जो दूसरा बताया भी पेस्टिसाइड, वो हेलोसल्फुरान जो, हाँ, जो आपने लेकिन बताया एक चीज़ मैं और डॉक्टर राज सिंह बताना चाहता हूँ इस संबंध में कि सिर्फ मतलब दवाइयों के ऊपर ही निर्भर ना रहें। ये खरपतवार बहुत मुश्किल से कंट्रोल होने वाला खरपतवार है। इसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ जो अन्य विधियां हैं, जो समेकित तरीके और जैसे गहरी जुताई करें और जो इसके नीचे के जो ट्यूबर्स हैं उनको थोड़ा सा मिट्टी की सतह पे ले आएं और उनको सुखाएं, तो इस तरह की जो विधियां हैं उनको भी इस दवाइयों के साथ। अगला मेरा सवाल यही है कि अभी तो हमने बात की कि कौन कौन से रसायनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं खरपतवार के नियंत्रण के लिए, जो वीडीसाइड्स हैं उनकी हमने बात की, लेकिन ब्रेक से पहले भी मैंने ये कहा था कि कई बार हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर डालते हैं और होता यह है कि कुछ टाइम बाद उसका असर ही दिखना बंद हो जाता है। तो इसके लिए हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं कि क्या अनुपात रहना चाहिए, किस तरीके का कॉम्बिनेशन वो इस्तेमाल करें वीड्स के कंट्रोल के लिए भी, यानी खरपतवार, और कीटों के कंट्रोल के लिए भी, कि हमारे जो मित्र कीट हैं वो भी सुरक्षित रहें और जो मैंने कहा कि प्रतिरोधक क्षमता एक पैदा हो जाती है वो भी ना हो। मैं जैसे सफ़ेद मक्खी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि हमारे जो किसान भाई है, यदि सफ़ेद मक्खी की आप संख्या उसको देखें, उनको पत्ती के जैसे ऊपर से थर्ड लीफ देख रहे हैं, बीच की दी, यदि हर पत्ती पे उसको लगता है कि इसकी संख्या 8 से ज़्यादा है तो ही हम केमिकल डालें, सबसे ज़रूरी है। ये किसान भाई फॉलो नहीं करते, 1-2 के बाद ही केमिकल डाल देते हैं। दूसरा ये कि स्टेज वाइज, जैसे अब हमारे खेत में इस टाइम है 2 में करीब हमारी फसल को 1-1.5 महीना हो चुका है जी। इस टाइम हम इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर डालें, कोई केमिकल ऐसा नहीं डाले जैसे ओपी कंपाउंड्स होते हैं या दूसरे हमारे इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथाक्सोन, ये इस टाइम अवॉइड किया जाए। इसके बजाय इंसेक्ट ग्रोथ भी अवॉइड करें अभी इस टाइम IGR इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं हमारे जो कॉटन में, वो डालें, जिससे आपका सबसे ज़्यादा है डाइफेंथ्यूरोन है, स्पाइरोमेसिफेन है, ब्यूप्रोफेजिन है, पायरिप्रोक्सीफेन है। ये क्या है, इंसेक्ट की ग्रोथ रोकते हैं, लेकिन ये हमारे परजीवी को कुछ भी असर नहीं करते हैं। तो इससे हम अपने परजीवी को भी बचा सकते हैं और इससे हमारा इन्वायरमेंट भी बच जाता है। तो और ये इतने इफेक्टिव रहते हैं। और जो बाद में इसको, और दूसरा सबसे ध्यान देने वाली बात है, जैसे डाइफेंथ्यूरोन, स्पाइरोमेसिन, इनका स्प्रे 2 या 3 बार ज़्यादा नहीं करें, एक बार के बाद दूसरा चेंज कर दे, अथवा दोबारा करने से प्रतिरोध क्षमता इंसेक्ट के अंदर डेवलप हो जाती है और फिर उससे मरते नहीं है। जी आहूजा साहब आप बताएं, क्योंकि हमने देखा कि जब कपास में ये सफ़ेद मक्खी का हमला हुआ था, किसानों ने इतना इस्तेमाल किया इन रसायनों का, कीटनाशकों का, लेकिन असर नहीं हुआ। तो ऐसा इस बार ना हो, उसके लिए बताएं क्या करें। तो इसमें आपने देखा होगा कि पिछले साल में पूरी जो कपास की फसल है पंजाब अबोहर एरिया में पूरी की पूरी नष्ट हो गई, तो किसानों को बहुत ज़्यादा मुआवजा सरकार को देना पड़ा था। तो पिछली बार हमारे जो NCIPM है, इन्होंने बहुत यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी लगाए थे और डॉक्टर तनवर खुद ही इस काम को देख रहे थे और इनकी देखरेख में जो काम शुरू हुआ, इससे हमारे पास जो है जो सफ़ेद मक्खी का जो प्रकोप है बहुत ही कम हो गया था। तो इसमें ये देखा गया कि जो दवाइयाँ जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, दवाइयों के जो क्वालिटी है वो बहुत ख़राब होती है।
ऐसी होती है कि जो दवाई 25% है उसमें 25% ना हो के 10% होती है, वो किसान बार बार उसमें छिड़कता है। तो किसान भाइयों को देखना चाहिए जो दवाई वो खरीद रहे हैं वो वाकई दवाई एक अच्छी ब्रांड की हो और एक अच्छी पूरे जो है क्वालिटी वाली हो। शिकायत ये भी थी कि उन्हें नकली दवाएं मैं इसमें नकली एक और दवाई ऐड करना चाहूँगा, जी, बिल्कुल, बताना करो चाहूँगा। सर, सबसे बार जो 2015-16 में जो आपके वाइट फ्लाई का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप हुआ था, उसमें सबसे बड़े रीज़न क्या थे? एक तो इन्वायरमेंट तो था ही हमारा, सेकंड ये था जो दवाइयाँ किसानों ने डाली थी, वो किसान जो हमें पहले से बता रहा हूँ और ओपी कंपाउंड ही हमको स्टार्टिंग में नहीं डालना चाहिए। सबसे बड़ा तो ये था, उन्होंने सबने यही कंपाउंड डाल दिया जो ये था, इससे हमारे सारे परजीवी कंप्लीट खत्म हो गए थे। सबसे बड़ी समस्या ये थी। और दूसरा, किसान इतने घबरा जाते हैं, उन्होंने ईटीएल जो आर्थिक क्षति स्तर में बार बार कह रहा हूँ उसको भी ध्यान नहीं दिया और अपने हिसाब से करते रहे, उससे हमारा सारे परजीवी मर चुके थे और ये सारा इतना प्रकोप। जी, तो मैं यही जानना चाहूंगी कि ये जो हमारे मित्र कीट हैं इनके लिए हम क्या करें, जो मतलब अब इस तरीके की स्थिति हो चुकी है कि रसायनों का इस्तेमाल ना चाहते हुए इस्तेमाल करना पड़ जाता है किसान को, तो किस तरीके का इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि सही जानकारी किस समय कौन से रसायनों का इस्तेमाल करे किसका ना करे, ये जान पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें देखिए जो हमारी इस टाइम समस्या है, अभी प्रकोप बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं कुछ मक्खियाँ नज़र आ रही, तो मैंने बाहर से पहले भी कहा था इस टाइम हम नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फिश ऑयल रेजिन सोप आता है वो भी कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल किया। जैसे आप देखते हैं कि पत्ती में प्रकोप 8 से ज़्यादा हो गया, 8 पर पत्ती हो गया, फिर हम आप जो मैंने बताया इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलर, डाइफेंथ्यूरोन, स्पायरोमेसिफेन, इनका इस्तेमाल करें। और जब इसके बाद भी आप देखते हैं, जब तक आपका सीजन काफ़ी निकल जाएगा और हमारा फेरोमोन ट्रैप्स लगा के हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा हमको मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, निगरानी करना। जब से लास्ट में यदि आप देखते, जब आपका ये भी नहीं होता बहुत ज़्यादा, फिर हम बाद में ओपी कंपाउंड जो होते हैं और थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने जैसे बताया दवाओं के साथ साथ हमारे पास येलो स्टिकी ट्रैप भी होते हैं, सफ़ेद मक्खी को जो है और वाइट ट्रैप भी हैं। स्टिकी ट्रैप्स जो होते हैं ये बाजार में मिल जाते हैं, तो ये महंगे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है और इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और घर पे भी बना सकते हैं। डबल काम करते हैं, इसमें कुछ ऐसा इतना विशेष नहीं होता। जैसे कैस्टर ऑयल है, ये बाजार में मिलता है, किसान उसको कोई भी लोहे का मतलब पतरा बना लेते हैं, 1 बाय 1 फुट का पतरा बना लें या 1 बाय 6 इंच का बना लें, उसको कैस्टर ऑयल में भिगो लें, सफ़ेद उस पर कर दें या पीला जैसा ट्रैप बनाना चाहते हैं तो वो उस पर कलर करके तार से उसको किसी न किसी पेड़ के खेत में लटका सकते हैं। तो वो एक पर है और बाज़ार में भी बहुत मिलते हैं। तो किसान भाई ये साथ साथ दवाओं के जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं और उसके साथ इनका ट्रैप्स का भी इस्तेमाल करें तो प्रकोप काफ़ी कम हो जाए। बल्कि इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर आवजा साहब ने बताया कि येलो स्टिक ट्रैप ये हमारे 2 चीज़ से फ़ायदा करता है। एक तो जैसे मैं निगरानी की बात बार बार कर रहा हूँ, पता भी चलता है कि कितना आया है। आपका जो स्टार्टिंग में हम लगाते हैं इसको हम करीब 100 प्रति हेक्टेयर लगाते हैं और उसमें हम उसकी निगरानी करते हैं। यदि इसको मास ट्रैपिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यदि हम इसकी संख्या बढ़ा दें तो इसमें काफी हद तक उसका मास ट्रैपिंग का भी काम करती है अर्ली स्टेज में। लेटर स्टेज में पता भी चलता रहता है कि कितना निगरानी का ये सब निगरानी के भी काम आता है। बिल्कुल सही। चलिए, अभी हमने कीटों पर काफी बात कर ली, अब मैं खरपतवार पर आती हूँ कि अभी हमने बताया कि कैसे कैसे वीडीसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रसायनों का इस्तेमाल, कौन कौन सी दवाएं हैं जिससे खरपतवार का नियंत्रण हो सकता है। लेकिन क्या हम फसल चक्र का इस्तेमाल करें या फिर इस तरीके के जो पर्यावरण के अनुकूल भी जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल करें, तो क्या इससे भी चाहे वो कीट हो या फिर खरपतवार हो उस पर लगाम लगाई जा सकती है, उस पर नियंत्रण हो सकता है? जी, मैं चाहूँगी शर्मा साहब। मैडम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा कि रसायनों का प्रयोग खरपतवार प्रबंधन और कीटों के प्रबंधन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। और दरअसल अगर मैं ये कहूँ कि जो आधुनिक खेती है वो रसायनों के बिना संभव नहीं है, लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि रसायनों का जो इस्तेमाल है वो उचित मात्रा में किया जाए। दरअसल जहाँ तक खरपतवार प्रबंधन की बात है वहाँ पे भी रसायनों का इस्तेमाल अभी काफ़ी व्यापक स्तर पे हमारे देश में किया जा रहा है और उसके लिए 4 मुख्य चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि सही दवाई का इस्तेमाल और सही मात्रा में और सही समय पे और सही विधि के द्वारा, ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इन चारों चीज़ों को अगर किसान भाई अपनाते हैं तो खरपतवारों का उनकी रोकथाम की जा सकती है। यानी सही समय, सही मात्रा, सही दवाई, सही मात्रा, सही समय पर और सही विधि के द्वारा। ये 4 सिद्धांत हैं, इनको अगर फॉलो करेंगे तो खरपतवारों की समस्या को जो है काफ़ी हद तक
दूर किया जा सकता है। और जहाँ तक खर्चे की बात है, अब जैसे पहले तो मतलब लेबर से खरपतवार नियंत्रण करवाते थे। अब लेबर की भी समस्या लेबर की आती है कई समस्या बार, बहुत हाँ। ज़्यादा हो गई है, मिलती नहीं है और खर्चा बहुत ज़्यादा है। और खरपतवार नाशी रसायन जो है उसके मुकाबले में 1/4 1/3 खर्चे में उतना ही काम कर देते हैं जितना लेबर के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से रसायनों का इस्तेमाल बड़ी सूझबूझ से और मतलब उसके लिए तकनीकी ज्ञान होना जरूरी है। आपने कुछ बात करी कीटों के बारे में कि कीटों के द्वारा भी क्या खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है। कुछ एक खरपतवार हैं जो हमारे देश में बड़ा व्यापक रूप धारण कर चुके हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि एक पार्थिनियम का पौधा है, गाजर घास का पौधा होता है, उसके लिए भी एक कीट चिन्हित किया गया है। उसको भी अगर गाजर घास के पौधों पे छोड़ा जाए तो गाजर घास काफ़ी हद तक उसकी रोकथाम उसके द्वारा की जा सकती है। तो ये किसान हमारे कैसे करें, मतलब कीट कहाँ से मिलेंगे? ये कीट जो है जाइगोग्रामा बाइकोलराटा, ये हमारा जो निदेशालय है खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में स्थित है, वहाँ से हम लोग फ्री में इसको देते हैं। और तो कैसे पा सकते हैं किसान जो अभी सुन रहे हैं, अगर वो संपर्क करना चाहे और अगर वो चाहे तो इसके लिए हमने बाई पोस्ट इसको भेजने का भी एक व्यवस्था कर रखी है, एक बॉक्स बना रखे हैं और ये मुफ्त है और मुफ्त में देते हैं। जो भी किसान भाई को एक कीट चाहिए वो हमारे निदेशालय को लिख सकते हैं। पता वगैरह बता पाएंगे? इसके लिए निदेशक को लिखें, निदेशक खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर मध्य प्रदेश, वहाँ पे एक छोटा पोस्ट कार्ड लिख दें और वहाँ से आजकल मतलब ये जो बरसात का महीना है इसमें ये जो कीट है वो बड़ी आसानी से हम लोग किसानों तक पहुँचा देते हैं। जी, तो आपने जो बताया पता उस पर पत्र लिखेंगे और किसानों को बता दें कि उन्हें ये चाहिए तो उन तक ये पहुँच जाए। बहुत अच्छी विधि है, ये कीड़ा जो है काफ़ी कारगर सिद्ध यहाँ हुआ है। मैं इस खरपतवार के बारे में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जो गाजर घास है, एक्चुअली ये देश में जब PL 480 के अंतर्गत गेहूं आया था तो उसके साथ इसका बीज देश में आया था अमेरिका से 1950 के लगभग। और इसकी सबसे पहले पहचान 1956 में पूना में हुई और आज ये स्थिति है कि ये देश में लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में ये खरपतवार फैल चुका है। और इसका नुकसान 2 मिलियन हेक्टेयर नहीं, ये लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्रों में फैल चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि ऊंचे पहाड़ों से लेकर बर्फीले पहाड़ों से लेकर समुद्र की सतह व्यापक तौर पर ये पूरे देश का क्षेत्र कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे खरपतवार ना हुआ। एक हम जो एरिड जोन है राजस्थान का, कुछ जिले जहाँ सूखे क्षेत्र है वहाँ तो इसका प्रकोप कम है। अच्छा। हाँ, लेकिन और क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान ये है कि मनुष्य के स्वास्थ्य पे इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। चलिए बिल्कुल मनुष्य के स्वास्थ्य की भी हम बात करेंगे कि मनुष्य इससे कैसे बचे और इसके लिए मनुष्य को ही प्रयत्न करना होगा अपने खेतों में। बहरहाल थोड़ा सा हमें ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे, जैसे अभी बहुत सारी बातें निकल कर आई, हमने चर्चा की कीटनाशकों के इस्तेमाल की और यहाँ पर जिक्र हुआ कपास की खेती का कि किसानों को इस तरह की भी समस्या सामने आई थी कि उन्हें जो कीटनाशक है वो नहीं असली मिल पाए। तो इसके लिए किसानों को किस तरह के इससे सतर्क रहने की जरूरत है, कैसे वो जानकारी हासिल करें, कौन सी सही जगह है जहां से वो इन्हें खरीदे और उन पर आर्थिक बोझ भी ना पड़े, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है विचार विमर्श में और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया था कि किसानों के लिए ये भी मुश्किल हो जाता है कि सही जगह से कैसे वो कीटनाशकों को खरीदें या फिर उर्वरक जो है कहाँ से वो ले ताकि उन्हें असली मिले और वो ठगे ना जाए। तो मैं चाहूँगी अपने विशेषज्ञों से कि इसके बारे में भी थोड़ा बताएं, क्योंकि हमने पीछे भी देखा कि इस तरह की कंप्लेंट्स किसानों की तरफ से आई थी। किस प्रकार से हम किसान भाइयों को जो सही दवाएं हैं वो कैसे पहुंचाई जाएं, इसके लिए हमारे पास देश में काफ़ी प्रबंध भी किया गए हैं।
समय समय पर इसकी चेकिंग भी होती रहती है और देखा भी जाता है कि फिर भी कहीं पर हमने देखा कि जो स्पूरियस दवाइयाँ, जो ख़राब दवाइयाँ हैं, जो कि ठीक से नहीं होती हैं, वो बाज़ार में मिलती रहती हैं, उपलब्ध हो जाती हैं। इसके लिए वो रोकथाम के लिए हम समय समय पर काफ़ी काम करते हैं। तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा, जब भी वो दवाई खरीदते हैं तो वो उस पे उसकी रसीद लें, उसके ऊपर उसका बैच नंबर लिखवाएं और कितनी एक्सपायरी डेट है उसको देखें और उस प्रकार से खरीदें। और पहले किसी केवी के पास पहुँचें, एक्सपर्ट से बात करें, ताकि वो एक्सपर्ट उनको सही दवाएं बताए कि ये इस बीमारी है, उसका ये इसका इलाज है, उससे लिखवा लें तो जाके वो दवाई जाके खरीदें। और इसके अलावा हम जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनको समय समय ट्रेनिंग भी दे रहे हैं जी जी हर लेवल पे कि भाई देखिए ये बीमारी है, इसका ये इलाज है, इसकी ये सही दवा है। तो उसी प्रकार से वो भी अब थोड़ा जिम्मेदार समझें, अपने आप को बने, ताकि होता है कि किसान उसी के पास जाता है और उससे ही पूछता है। तो हाँ, इसलिए तो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं किसान। हाँ जी 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 तो ये समस्या जो है ना खरपतवारनाशी रसायनों के लिए भी बहुत जरूरी है कि किसान भाई खरपतवारनाशी रसायन एक ऑथराइज डीलर से लें, उससे रसीद पे लिखवा लें और उसकी पूरी एक अच्छी मशहूर ब्रांडेड कंपनी है उसी की दवाई इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की कंपनियां हैं जो नकली दवाइयां बेचती हैं। तो अगर दवाई अच्छी नहीं होगी तो चाहे कितनी भी सावधानी उसमें अपनाई जाए वो काम नहीं करेगी। इसलिए दवाई एक अच्छे दुकानदार से रसीद लेके लें और उसकी जानकारी उसके बारे में रखें। डॉक्टर राज, लेकिन हमने कई बार ये भी देखा है कि किसान जो हैं वो रसीद भी ले लेते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें पता नहीं होता कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो कहाँ जाएं, इसकी शिकायत कहाँ करें, इसके बारे में बताएं। देखिए, जितने भी रसायन हैं, चाहे हमारे खरपतवारनाशी है या कीटनाशी हैं, जैसा अभी चर्चा चल रही थी, इसमें ज़्यादातर कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि उनके पास जो उपलब्ध होता है वही दे देते हैं, वो किसान को समझाने की कोशिश करते हैं। और हमारे किसानों में कुछ ऐसे होता है कि वो बेचारे अनजाने में वो खरीद लेते हैं, लेकिन वो उतना असर नहीं कर पाते। फिर भी अगर किसी वजह से ये आपने रसीद ली है, आपने अच्छी उसकी कब खरीदा है उसकी रसीद है, तो और अगर वो सही से असर नहीं कर रहा तो सभी राज्यों में कृषि विभाग है, तो वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, उनकी शिकायत कर सकते हैं। शर्मा, अभी तो हमने बहुत बात की कि रसायनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्या क्या उसका रेशो होना चाहिए, सही तरीका, सही समय, सही तकनीक, सब पर हमने बात की, लेकिन क्या इनका नियंत्रण हम किसी प्राकृतिक तरीके से भी कर सकते हैं, यानी जो हमारे प्रकृति के अनुकूल हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो? और वैसे भी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जैविक खेती की तरफ किसानों को आकर्षित करने के लिए समय समय पर कहते रहते हैं, भाषणों में भी उन्हें संबोधित करते हैं। तो कुछ बताएं कि जो प्राकृतिक तरीके हैं वो कैसे हमारे किसान अपनाएं ताकि खर्चा भी कम हो। खरपतवार नियंत्रण के लिए जैसा मैं बता रहा था कि कुछ अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, निवारण जैसी विधियां हैं, यांत्रिक विधियां हैं, कुछ फसलीय विधियां हैं, जैविक विधियां भी हैं और रासायनिक विधियां हैं। इन सारी विधियों का अगर एक एकीकृत रूप से अपनाया जाए तो खरपतवारों की समस्या को काफ़ी कम किया जा सकता है। कुछ फसलीय तरीके भी होते हैं, जैसे आप मिश्रित खेती की बात कर रही थी, मैंने पीछे पूछा भी था, उस पर हम डिस्कस नहीं तो ऐसा भी होता है कि जैसे हम मक्का की बात करते हैं, मक्का की फसल जो है वो काफ़ी दूरी पे लगाई जाती है और इसका असर ये होता है कि जो लाइनों के बीच में काफ़ी जगह होती है उसमें खरपतवार आ जाते हैं। तो अगर इन दोनों लाइनों के बीच में कुछ ऐसे जल्दी बढ़ने वाली फसल जैसे कोई मूंग है, उड़द है, सोयाबीन है, इस तरह की लगाई जाए तो उनसे द्वारा भी खरपतवारों को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। बल्कि मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली जब हम नर्सरी लगाते हैं, आपकी जैसे धान की नर्सरी हुआ, वेजिटेबल्स की, सब्जियों की लगाती हैं, यदि हम सॉइल सोलराइजेशन करें, स्पेशली गर्मी के मौसम में अप्रैल मई के महीने में, यदि हम 25 से 50 माइक्रोन का पॉलीथीन लेके उसको 4 to 6 वीक्स तक पूरा किसी जहाँ पे हम नर्सरी लगानी है वहाँ पे चारों तरफ लगा के उसके कॉर्नर्स दबा दें, तो उसमें इतना कारगर सिद्ध हुआ है। स्पेशली हमने जो धान की किस्में देखा जिसमें बकाने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी और आपकी निमेटोड्स की स्पेशली सूत्रकृमि की प्रॉब्लम और जितने सॉयल बोर्न डिसीज होते हैं वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाती थी और इवन वहाँ कोई वीड भी नज़र नहीं आता था। तो ये एक काफ़ी जो है हमारा हुआ है, इसको हम और भी ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। कुछ खरपतवार परजीवी खरपतवार हैं, जैसे स्ट्रीगा है, जो ये
बाजरे में, ज्वार में और मक्का में भी होता है। इसके अलावा रबी सीजन में एक ओरोबैंग की बिल्ली घास कहते हैं, वो सरसों में बहुत होता है। इन खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए फसल चक्र जो है वो बहुत ही प्रभावी है। अगर हम दूसरी फसल बारी बारी से बाते रहें तो जो परजीवी खरपतवार हैं इनको काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसी कड़ी में बात भी बताना चाहूँगा, अगर क्रॉप रोटेशन करते हैं, फसल को बदल बदल के लेते हैं तो कीड़ों का और बीमारियों का प्रकोप भी बहुत कम हो जाता है। जी जी जी। तो इससे क्या है कि हमारे पास जो दवाइयों का खर्चा है स्वतः कम हो जाता है, क्योंकि पनपने का भी समय उन्हें कम मिलता है। मिलता है। तो इसलिए किसान भाइयों को एक फसल के बाद ये वही की वही फसल नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा रोटेट कर देना चाहिए। और इससे मिट्टी पर भी अच्छा असर पड़ता है, गुणवत्ता बनी रहती है। चलिए अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अगर हम बात करें तो किसान भी अब देख रहे हैं कि खुद जाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा रहे हैं, इसके उपयोग के बारे में भी समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये। तो अगर जो आज हमारा आज का विषय है कीटनाशकों की अगर हम बात करें, खरपतवार की बात करें, तो क्या इसकी अगर हम जान जाएं कि हमें हमारी मिट्टी में किन चीज़ों की कमी है, किन पोषक तत्वों की कमी है, उसी के अनुरूप हम तैयारी करें खेत की, तो क्या इससे भी हमारे जो ये जो समस्याएं हैं उस पर कुछ विपरीत असर पड़ेगा? इसका सबसे बड़ा हमारे कीड़ों पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जिस भी फसल में हम नाइट्रोजन ज़्यादा डालते हैं वहाँ पे कीड़े बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आती है, और हमने धान में तो स्पेशली देखा हुआ है। और ये मृदा कार्ड बन रहे हैं, इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एग्जैक्ट ये पता लग जाए कितने आपको नाइट्रोजन की जरूरत है। ऐसे कई बार खेत में जिंक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है बीमारियाँ पनपती है। और ऐसे ही आपका इसमें कपास में भी देखिए, कपास में भी जैसे हमारा आपने देखा होगा कि गुलाबी वो हो जाती है पत्ती, लाल पत्तियाँ हो जाते हैं, उसमें भी सारा मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये जो है इससे हमारे काफ़ी हद तक जो हम अंधाधुंध जो नाइट्रोजन डाले जा रहे हैं काफ़ी हद तक उसको हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शर्मा साहब आप क्या कहना चाहते हैं? इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर किसान भाइयों को सिफारिश की जाती है कि इसमें इतनी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम या अन्य तत्वों की खेती में डालें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो खादें हैं इनको अगर सही ढंग से डालेंगे और सही जगह पे डालेंगे, जहाँ पे पौधा है उसके थोड़ा नज़दीक में डालेंगे तो पौधे को ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि जो भी आप खाद डालते हैं मिट्टी में, जैसे छिड़काव से डाल देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, तो वो खरपतवारों को और पौधों को दोनों को एक समान रूप से मिलती है। अगर इसी खाद को हम पौधे के जड़ों के पास में डालते हैं तो वो खरपतवारों तक नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए खरपतवारों की जो वृद्धि है वो काफ़ी हद तक इससे रुक जाती है। इसलिए बिजाई के समय जब हम खाद डालते हैं तो उसको ब्रॉडकास्ट ना करें, उसको बीज के साथ ही टारगेट एकदम सही रखें, साथ में या थोड़ा सा उसके नीचे 3-4 सेंटीमीटर वहाँ पे डालें। चलिए कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन अंत में मैं डॉक्टर आहूजा आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर आपका क्या तर्क रहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं सबसे किसान भाइयों को इसी टॉपिक की जो बात कर रहे थे आपकी जो है बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, इस पे जोर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ना कि अब जो अपनी सॉइल है इसमें से पहले हेल्थ कार्ड बनवाएं और फिर देखें कि किस चीज़ की कमी है, उसी प्रकार का स्प्रे करें। जिंक की कमी है तो जिंक का डालें, अगर नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन डालें, फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस डालें। ब्लैंकेट जो है एप्लीकेशन ना दें, तो इससे क्या है कि बहुत सारे कीड़े और बीमारियों का प्रकोप स्वतः ही कम हो जाएगा। तो मैं किसान भाइयों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि बिना सोचे समझे या ब्लैंकेट एप्लीकेशन पेस्टिसाइड की हो या फर्टिलाइज़र की हो, इस पर ना दें और टेस्ट करवा के ही इसका प्रयोग करें। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि खरीफ में कीट और खरपतवार प्रबंधन पर ये विचार विमर्श हमारे किसानों को समझ आया होगा, जो बातें हमने बताई वो समझे होंगे और उनके लिए मददगार साबित होगा। और आप भी कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करेंगे, इस पर गौर करेंगे, क्योंकि इससे आपका जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरण है, उस पर भी विपरीत असर पड़ता है और खेत पर भी असर पड़ता है। इसके साथ ही आज का विचार विमर्श हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अपने सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आप स्टूडियो में आए और इस चर्चा में आपने भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीजिए इजाज़त, और अगले अंक में फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, फिर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए दीजिए विदा, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।